जय श्री राम। आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो लेके। आज मेरे साथ हैं DS रावत जी। आप एक रावत NGO चलाते हैं। आपका निवास स्थान रघुनगर में है। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि NGO के कैसे कार्य होते हैं, अगर किसी को NGO शुरू करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो रावत जी से आज बात करते हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। तो आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरा नाम DS रावत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और दिल्ली में करीब पैदा दिल्ली में हुआ हूँ। हाँ जी। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो उत्तराखंड से हुई है, उसके बाद दिल्ली में हुई है। आज मैं पहले मीडिया में भी रहा और भी काम हमने किए और पिछले 26 साल से मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है रूरल एसोसिएशन फॉर वुमेन्स एलिगेटरी ट्रिब्यूट, उसके एब्रीवेट है रावत, जिसमें हम लोगों का फोकस एरिया है कि महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और हम कह सकते हैं उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं पिछले करीब 26 साल से जो है। 26 साल से आप NGO चला रहे हैं आप? हाँ। तो आपने कहा पहले मीडिया में भी थे आप, किस मीडिया में थे आप? मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहा हूँ और प्रिंट मीडिया में भी रहा हूँ। दोनों मीडिया में। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये कि आपकी एक NGO होनी चाहिए, आप NGO रन करें आप? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो समाज है, वो सब एकजुट होकर एक दूसरे के कार्यों में हाथ बढ़ाता था। चाहे वो खेती बाड़ी की बात हो, शादी ब्याह की बात हो या कुछ सुख दुख में हो, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ एकता का प्रदर्शन करते थे। हाँ, एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाते थे। और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके साथ में हमेशा तत्पर रहते थे। जो भी हमारे यहाँ कमज़ोर है, किसी भी तरीके अगर कोई कमज़ोर हो तो उसको गांव वाले या दूसरे वाले लोग मिलके काम करते थे। जब मैं दिल्ली में पहुँचा और मीडिया में था तो हमें पता चला कि दिल्ली किस साल आए थे आप? दिल्ली में 86 में 1986 में 12वीं करके दिल्ली आए थे? दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली में आने के बाद हम लोगों ने जब पता चला, जब मीडिया में थे तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, बहुत जगह जाना हुआ, बहुत सारा नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिला। और ये बात है 90s की जो है। और जब हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसे हमारे कभी किसी यहाँ अगर बात करें धौलाकुआं में एक होटल है ताज पैलेस, वहाँ पे एक NGOs का कन्फेडरेशन चल रहा था और मैं भी वहाँ पे एक न्यूज़ कवरेज के लिए गया हुआ था। तो पता चला कि भैया ये एक संस्था होती है और जो क्या नाम जो गरीब लोगों के लिए काम करती है, उन लोगों के लिए काम करती है जो ज़रूरतमंद हैं। और ज़रूरतमंद मतलब वो चाहे शिक्षा की बात हो सकती है, वो उनमें पढ़ाई लिखाई का मात्रा या पढ़ाई लिखाई कम हो या उनके आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, उनका सामाजिक स्तर या उनके साथ सामाजिक कोई भेदभाव होते हों, इन पे हम लोगों को काम करने के बारे में पता चला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भैया हमें कुछ करना चाहिए। उसी दौरान मेरा पौड़ी जाना हुआ, अपने का जो हमारा गृह जिला है, वहाँ जब मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे एक थे अध्यापक थे जो कि हमारे तब उनके पिता हमारे यहाँ के प्रधान हुआ करते थे, ग्राम प्रधान। और वो उस वक्त टीचर भी थे और साथ में एक संस्था चलाते थे। तो संस्था चलाते थे तो मैं उस वक्त, क्योंकि हमारा उत्तराखंड तब उत्तराखंड ही था, पौड़ीगढ़ वाला, दैट वाज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। हाँ, यूपी का, उत्तर प्रदेश का वो तब हिस्सा था। और हाँ, आंदोलन चल रहे थे, बात चल रही थी कि भैया ये एक दिन ज़रूर उत्तराखंड बनेगा, लेकिन तब केवल उम्मीद ही थी। तो उस वक्त में जब 98 की बात है तो मैं वहाँ पे था। तो जब उनसे मिलना हुआ, मेरा मिलना हुआ वहाँ पे, जो कि संस्था चलाते थे दूधातोली विकास परिषद करके, मिस्टर सच्चिदानंद भारती उनका नाम था, ढोंडियाल जी भी बोलते थे इनको। आपका उत्तराखंड में कौन सा गांव आपका? हमारा कमलिया गांव है, जिला पौड़ी गढ़वाल। और हमारा जो है, मैंने जो मेरे जो 10वीं तक जो पढ़ाई हुई थी वो जोगीमढ़ी से हुई थी। जोगीमढ़ी, हाँ जी, ये बैजरों के पास है। हाँ जी। और मेरा जो गाँव है वो कमलिया सीली बोलते हैं हम लोग, वहाँ से मेरा है। और फिर हम लोगों ने जब सिलसिला हुआ, वहाँ से जब पता चला कि जो वो थे सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके पास काफ़ी वो है, रिसोर्सेज हैं, काफ़ी जान पहचान है, आपके पास क्षमता भी है, आप थोड़ा पढ़े लिखे भी रहे हो और आपका लोगों से मिलना जुलना है, तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि भैया आपको अपने गाँव के जो हम लोग पिछड़े लोग हैं या यहाँ की महिलाएँ, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थिति है वो थोड़ा दयनीय है, तो आप लोगों को इसी के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए।
तो तभी मेरे दिल और दिमाग में उनकी बात एक सोच बन गई थी। और जब मुझे यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ताज पैलेस होटल में एक कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज़ की जो है एक मीटिंग चल रही थी, वर्कशॉप थी, उसको कवर करने का समय मिला, मतलब वक्त मिला। तो फिर हम लोगों ने उनसे पता किया कि भैया ये होती क्या है, संस्थाएं कैसे होती हैं, इसका संगठन कैसे बनता है, किस तरह से काम करता है। तो फिर जब ये सिलसिला हुआ तो कुछ वहाँ से पता चला। उसके बाद हम लोगों ने अपनी संस्था का जो नामकरण था, मतलब अंकुर आप में उन गुरुजी ने आप में डाल दिए थे। हाँ, उनके विचार से उन लोगों ने मेरे कहा कि भाई आपके पास यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, सो लेट यूज योर रिसोर्सेज इन वॉलंटरी एक्शंस। आप कुछ कार्य कीजिए कुछ दूसरे के लिए भी। तो तब मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि हमें अगर मेरे बचपन की अगर बात करें तो मुझे अपना काम तो मैं करता ही था। माता पिता अगर ना भी करो तब भी मार ठोक ठाक के करवाते थे, लेकिन अगर हम दूसरे के काम करते थे तो बहुत मज़ा आता था। तो हमने कहा कि कार्य करने में, हाँ, दूसरे के कार्य करने में और मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ सम्मान भी मिलता था, प्रेम मिलता था। अपने यहाँ पे तो माता पिता प्रेम उस वक्त कम देते थे, ज़्यादा सिखाते ज़्यादा थे। तो जब ये यहाँ पे जब मैंने बात की कि हम बैठे हुए थे होटल में, तो उस वक्त ही सौभाग्य से कोई मेरे मित्र थे, वो भी पत्रकार थे और मेरे सेम चैनल के ही थे। तो उनसे मैंने पूछा कि ये होता क्या है भैया, ये जो संस्था होती है, उस वक्त एनजीओ की बात कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब एनजीओज नहीं बोलते थे, संस्था बोलते थे, समिति बोलते थे, सामाजिक संगठन बोलते थे। हाँ जी। तो ये क्या होता है, तो हमने उनसे जानकारी ली कि भाई ये संगठन होता क्या है। तो उन्होंने बताया उनके भाई जो थे बिहार के रहने वाले थे और उस वक्त वो एक संस्थान चला रहे थे, नामी गिरामी संस्थान था। तो उनको उसके बारे में काफ़ी मतलब कि ज्ञान था कि संस्था कैसे होती है, किस तरह से काम करती है। तो तब मेरा भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सारा आइडिया लिया, बातचीत हुई। और उस वक्त ये क्या था कि भैया ऐसा कुछ नाम होना चाहिए आपके पास कि जो मतलब पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, वो पहले से कहीं मौजूद ना हो, क्योंकि फिर नहीं तो आपके जो रजिस्ट्रेशन में, जिसे हम पंजीकरण बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो फिर उस वक्त ही हमारे दिल में था, जो बचपन भी हम सोचते थे कि जैसे टाटा ने अपनी कंपनियां चलाई, बिरला ने अपनी कंपनियां चलाई, मोदी ने अपनी कंपनी चलाई, तो कुछ ऐसा क्यों ना हो कि मैं भी अपने नाम पे कुछ करूं। तो अपना नाम तो कुछ ऐसा था, लेकिन हमने सोचा कि चलो हम भी रावत के नाम पे कुछ करें। रावत से अपने सरनेम से तो हाँ, उस वक्त क्या था, कनेक्ट किया। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया, जो उसका एब्रीविएशन तो रावत है, लेकिन उसका मैंने बताया रूरल एसोसिएशन फॉर वुमेन्स एलिगेटरी ट्रिब्यूट है, मतलब ग्रामीण महिला अंशदान समन्वय समिति का हिंदी का उसका। साल में आपने एनजीओ स्टार्ट करी? ये हम लोगों ने 1997 में रजिस्ट्रेट इसका वो किया था। उसी दिन हम लोगों ने एक नाम बना दिया था। तो हम उसको उसी का जो बोलते हैं कि उसकी जो आयोजन था हम लोगों ने उसी दिन कर दिया था। ये बात है 9 सितंबर 1997 की। 9 सितंबर बिकॉज मेरा बर्थडे भी होता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जन्मदिन पे हम लोगों ने उसकी कल्पना की और कल्पना करके वो संगठन बन गया, जिसका नाम रूरल एसोसिएशन फॉर वुमेन्स एलिगेटरी ट्रिब्यूट है। उसका आगे एक एक अक्षर हम जिसे हम एब्रीवेट करते हैं तो रावत बनता है। तो उसका हो गया, तो उसके फिर हम लोगों ने उसकी चर्चा शुरू की, बात करना शुरू किया। उसकी जितनी भी लीगलिटीज़ होती हैं, कानूनी जो उसके मतलब कंप्लायंसेस होते हैं, वो फिर करना शुरू किया। उसका कोई ज्ञान नहीं था कि भाई संस्था क्या होती है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे कैसे इसके जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। तो हाँ, लोगों से, क्योंकि मीडिया में थे तो लोगों से मिलना जुलना होता था। जब भी ये बात छिड़ती थी तो हम भी ज़रूर छेड़ते थे बात, और करते 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 बहुत सारे रास्ते सुगम होते रहे। और संस्थान का अल्टीमेटली 1999 में 22 दिसंबर 1999 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया दिल्ली से, जो है दिल्ली के जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ रजिस्टर कराया आपने? हाँ, रजिस्टर करवाया। और उसके बाद फिर हम लोगों का मतलब कि मैं इसका प्रेसिडेंट था, फाउंडर मेंबर जिसे बोलते हैं, मतलब कि फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमारे फिर जो और साथी थे जो मेरे जैसे सोच के रखने वाले थे, वो हम लोग एक विचारधारा के लोग थे, एक लाइक माइंडेड से बात करते हैं। तो वो लोग आए, उन लोगों का विचार सेम था कि हाँ, हम भी समय निकाल के कुछ न कुछ उन लोगों के लिए करेंगे जो ज़रूरत में हैं या ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए हम भी आपका साथ देना चाहते हैं। जब उनको हम लोगों ने अपना विजन, अपना मिशन, अपना कॉन्सेप्ट को समझाया कि हम कैसे अपने दिनचर्या से समय निकाल कर उन लोगों के लिए भी कुछ कार्य कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ 99 से, और फिर तब से जर्नी शुरू हुई। काफ़ी लोग जुड़ते गए, हमारे अंदर भी मैच्योरिटी आती रही, परिपक्वता आता रहा, समझ बढ़ती रही। फिर जो उसकी कंप्लायंसेस है वो आगे बढ़ते रहे। और हम लोगों का संस्थान आज अगर बात करें तो इधर वेस्ट दिल्ली में और साउथ वेस्ट दिल्ली में एक माना हुआ नाम है, जिसमें हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। अभी तक हम करीब
2.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ट्यूशन सेंटर चलाते हैं उसमें हम लोग नॉन फॉर्म पहले एक्चुअली जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, मतलब कि जो बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं उनको हम शिक्षा देते हैं। हाँ जी। उस शिक्षा नॉन फॉर्मल सिस्टम से अगर मान लो कि वो 8 साल की बच्ची है, उसको दूसरी क्लास में होना चाहिए था। हाँ। लेकिन आज तक स्कूल गई नहीं, तो लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से उसको दूसरी क्लास में ही होना है। तो हम लोग उनको क्या करते हैं, नॉन फॉर्मल सिस्टम से उसको पढ़ाते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और उनको पढ़ाने के बाद फिर उस लेवल की क्लास में उसको डाल देते हैं। आपकी संस्था ही एडमिशन कराती है उनका स्कूल? हाँ, एडमिशन कराती है। अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है, बाय द वे उनका डेट ऑफ बर्थ में जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, या उसका जो आज की डेट की अगर बात करें जैसे आधार है, हाँ। या कुछ उनके पास कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, तो उसमें हम लोग पूरा उनका सहयोग करते हैं। उन डॉक्यूमेंट बनाने में भी करते हैं और एडमिशन में भी करते हैं। ठीक ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। किसी को अगर कोई अपनी एनजीओ शुरू करनी हो तो किस तरीके से कर सकता है वो फिर? देखिए, एनजीओ संस्थान को शुरू करने के लिए उनके पास एक तो जज्बात होनी चाहिए। हाँ जी। कि वो एनजीओ बनाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो संस्थाएं बनती हैं उसके बहुत सारे लोगों के अलग अलग मकसद होते हैं। कोई हेल्थ पे काम करना चाहता है, कोई महिला सशक्तिकरण पे काम करना चाहता है, कोई एजुकेशन पे काम करना चाहता है, कोई टेक्निकल एजुकेशन पे काम करना चाहता है, कोई इंटीग्रेटेड काम करना चाहता है। तो उनका मकसद क्या है, तो उनके पास एक टीम होनी चाहिए। हाँ जी। मतलब मैं अगर आज एक जैसे मेरे को अगर जैसे मान लो कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, तो मेरे को वैसे अपना सर्कल भी बनाना पड़ेगा पहले। हाँ, क्योंकि देखो, आप पहले तो अपने आप को, आपका कन्विक्शन आपके पास होना चाहिए, एक पक्का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हाँ। कि मैं कुछ न कुछ समाज को जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, या जो मुझे किसी के द्वारा हमें मिला है, चाहे हमारी शिक्षा हो, हमारे पास अगर क्या नाम दौलत हो, हमारे पास समझ हो, हमारे पास आज स्टेटस हो, तो ये सब कुछ हमें समाज से मिला है। तो हमारी ड्यूटी, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उसको समाज को वापस कैसे करें। अगर कोई भी, अगर हमें भी किसी ने किसी शिक्षा दी है, हमने शिक्षा प्राप्त की, अपने गुरुजनों से की, अपने बड़ों से की, अपने सीनियर से किया, अपने माता पिता से सीखा है, तो हमारा काम है कि जो हमने सीखा है तो इसको सोसाइटी को बैक कैसे करें। केवल अपनी पीढ़ी को नहीं, हमारे पास जो भी समाज है, क्योंकि अगली पीढ़ी को, अगले जो जरूरतमंद है वहाँ तक कैसे पहुँचाए। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके पास सोच होनी चाहिए। तो एक, जैसे मैंने बताया कि एक आदमी इस पर काम नहीं कर सकता। जैसे चाहे वो टीम है, तो एनजीओ भी बनाएंगे तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, जनरल सेक्रेटरी चाहिए, आपका ट्रेजरर चाहिए, फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहिए, उधर जो कैबिनेट होती है वो बनती है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन किस में करना है। अगर ट्रस्ट में करना है तो ट्रस्ट का अपना एक्ट अलग है। अगर आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में करना है तो वो अलग एक्ट है। अगर आपको कंपनी एक्ट में नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस की कंपनी में करना है तो उसमें कर सकते हैं। तो 3-4 तरीके से हम लोग अपने, मतलब कि जो उसका जो एनजीओ है उसकी स्थापना कर सकते हैं। और रहे उसके जो एम्स ऑब्जेक्ट हैं, उसके कार्यकलाप क्या होंगे जीवन में काम करने के लिए, वो आपको वेल डिफाइन करने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब एक तरह से लाइसेंस की तरह होता है कि आपके पास क्या क्या काम होंगे। आप अपना विजन को, अपने मिशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एक्टिविटीज़ को, अपने स्ट्रेटेजी को, अपने जो पूरे के उसके जो लॉ होंगे, उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, उसका जो मैनेजमेंट कैसे होगा, वो पूरा का पूरा डिफाइन होता है, जिसका हम बायलॉज बोलते हैं। जैसे कोई भी संस्था होती है वो बिना धन के वो चल ही नहीं सकती। तो उसमें आपको धन का संचय तो आपको खुद करना पड़ेगा। संस्थान भी, अगर ऐसे कोई संस्थान में लोग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे ही हेल्प करते हैं, हेल्प मतलब हेल्प होती है, बाकी सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको ग्रांट संस्था, मतलब कि जैसे हम बात करें स्कूल से आपको शिक्षा लेनी है, तो स्कूल आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, फेल होना है, वो जिम्मेदारी केवल आपकी है ना। इसी तरह से आपको अगर एक नौकरी करते हैं, चाहे चपरासी की नौकरी है, एक क्लर्क की है, इंजीनियर की है, एक टेक्नोक्रेट की है, तो ये जो भी नौकरियाँ करेंगे तो नौकरी आपको जाएंगे, आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डिग्री आ गई है, तो दैट इज़ नॉट द गारंटी टू गेट दी एनी जॉब, है ना। ये तो इंश्योर नहीं करते, पक्का नहीं करते कि आपने पास कर दिया तो आपको नौकरी मिलेगी। आपको इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे। मतलब वहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा जितने भी लोग गए हैं। मतलब एक सरकारी नौकरी की या प्राइवेट नौकरी की बात कर लीजिएगा कि मेरे पास एक टेक्नीशियन, मतलब कि इस हॉस्पिटल में टेक्नीशियन की जॉब आई कि भाई हमें लैब टेक्नीशियन चाहिए। अब लैब टेक्नीशियन के लिए एक ही बंदा जाएगा, तैसे नहीं, वहाँ पे हज़ारों बंदे जाएंगे। वहाँ पे वो स्क्रूटनाइज होगा, उसके पैरामीटर बनेंगे कि कौन अच्छा है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, किसकी एजुकेशन बैकग्राउंड कैसे है, किसकी समझ कैसी है। तो पहले तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका वो करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, बाद में इंटरव्यू के थ्रू से होंगे, बाद में और तरीके होते हैं। तो जब जैसे वहाँ पे प्रोसीजर है एक उसको छांटने का, ऐसे ही एनजीओ में भी है। अगर मान लें हमें सरकार बोलती है कि हमें एक हेल्थ प्रोग्राम चलाना है, इन बच्चों के एजुकेशन प्रोग्राम चलाना है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमें फलाना काम करना है, तो वहाँ पे वो एडवर्टाइज़ करेगी
तो जितने भी एनजीओज हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब करीब 1,70,000 से ज़्यादा एनजीओज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ऑल आर नॉट वर्किंग इन क्या नाम रेगुलर वे बट रजिस्टर्ड हैं। तो वहाँ पे ऑल आर दी इंटाइटल टू अप्लाई हैं, सभी हकदार हैं उसके अप्लाई करने के लिए। तो उसमें अप्लाई बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें फिर अप्लाई करने के बाद आपको सेम प्रोसीजर है कि आपको वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपकी रिपोर्ट कैसी है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई है, आपने अपने जो जितने जैसे भी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हमें महिलाओं के पे कुछ कार्य करने हैं, हाँ तो वो महिलाओं वाली एनजीओ आएंगे सारी वो। नहीं, मैं देखो एनजीओ के जो भी एनजीओ बनाती है वो सारे काम लेती है कि हम हेल्थ पे भी काम करेंगे, एजुकेशन पे भी काम करेंगे, समाज के हर वर्ग के लिए, हर कल्याण के लिए काम करेंगे, जो दलित हैं, जो छोटे हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंदों के लिए काम करेंगे। हाँ जी। वो करेंगे, सबके पास होता है ये, सबको काम करना होता है। हम जैसे बात करें, हम वाटर पे भी काम करेंगे, इन्वायरमेंट पे भी काम करेंगे, सोसाइटी डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे। हम मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो हर इश्यूज़ पे करीब करीब सब लोग बोलते हैं कि हम हर इशू पे काम करेंगे, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है ना कि आज हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कल सारे बच्चे पढ़ गए तो अभी तो हमें काम करना है। हाँ जी। तो हम हो सकता है इन्वायरमेंट पे काम करें, पता चले इन्वायरमेंट सब कुछ ठीक है तो हम पता चले कि हम लोग किसी और ऊर्जा पे काम करेंगे। बहुत सारे काम होते हैं जो सरकार काम करती है। इसी तरह से हम ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है, उनके पास इतना बजट नहीं है, वहाँ पे हम इंटरवेन करते हैं और काम करते हैं। तो मैंने बात की कि एक प्रोजेक्ट लेने के लिए, जैसे एक चपरासी की नौकरी के लिए मशक्कत मतलब हाँ करनी जी, हाँ पड़ती जी। है, फाइट करना पड़ता है या जूझना पड़ता है, इसी तरह से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको फंड मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको रजिस्टर्ड हो गए और आपको फंड मिलेगा, हाँ, हाँ। वहाँ पे ऐसे कोई गारंटी नहीं, वो आपकी कैपेसिटी पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। ठीक, और आपके ऑफिस किधर पे है भैया? हम लोगों का ऑफिस दिल्ली में अगर बात करें 4 जगह में है, कगरोला में भी है, जहाँ पे हमारे पास उन लोगों को ककरोला द्वारका मोड़। हाँ, कगरोला द्वारका मोड़ दिल्ली में जो है, जो भी हाँ। साउथ वेस्ट का पार्ट है वो भी। और एक हम लोगों का बिंदापुर में है, वहाँ पे हमारी महिला पंचायत है, जो हम दिल्ली महिला आयोग के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। उसमें टोटली जो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, रेप टीजिंग का हो, प्रॉपर्टी का हो, या कोई दूसरा तरीके का हरासमेंट, कोई एट्रोसिटीज़ उनके साथ होती हैं, हाँ जी। अत्याचार होते हैं, उन पे हम लोग काम करते हैं। प्लस उनके लीगल काउंसलिंग कर, उनके पास हम लोग फैमिली काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, उनका लीगल एड, अगर उनको कोई फाइट करना है उस अपने राइट के लिए या अपने किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल पे हो जाए। हमारे पास पूरा महिला स्टाफ है इसको देखने के लिए। हाँ जी। लेकिन अगर बात ये वो चाहते हैं कि हमें कोर्ट जाना है, लीगल रेमेडी हमें चाहिए, तो हम लोग को लीगल एड देते हैं फ्री। ये हम लोगों का है, जिसमें हम लोगों का, अगर हम बात करें बिंदापुर थाना, यहाँ पे भी हम लोगों का है, रघुनगर में महिला पंचायत यहाँ पे ही है, हाँ जी। जहाँ पे हमारे पास मायापुरी थाना, सागरपुर थाना और डाबरी थाना को देखते हैं, और इधर बिंदापुर थाना हमारा वो वाला ऑफिस देखता है। उसके अलावा हमने बात की कि हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल हम केवल बेसिक कंप्यूटर कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, लेकिन पहले हम वेब डिजाइनिंग पे भी काम करते थे, टैली पे भी काम करते थे, और इन हम सब की लोग शिक्षाएँ देते थे आप? हाँ, हैंडीक्राफ्ट्स पे काम करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी काम करते थे। उसके अलावा ये अभी हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। तो आपका कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर कुछ ऐसा है, कुछ जैसे हाँ, कुछ हेल्पलाइन कनेक्ट नंबर होना है। हो अगर? हाँ, हेल्पलाइन नंबर है हमारा है, जिसका नंबर है 9540810208। और अगर आप रावत एनजीओ भी अगर गूगल में सर्च करते हैं, हाँ जी। तो आप आराम से हमारे जितने भी हम लोग क्या क्या काम करते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है, कब से हम लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग हमसे जुड़े हैं, किस तरह से लोग बेनिफिट हमसे लेते हैं। हम लोग जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी उन गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई है, लाडली योजना हो गई है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सेपरेट वुमेन है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जहाँ पे स्कूल एडमिशन, ईडब्ल्यूएस के एडमिशन्स, किसी को किसी तरह की भी गाइडेंस चाहिए तो उसमें हमारी पूरी टीम है। आज की डेट में हमारे पास करीब 72 लोगों का स्टाफ है, मेरे पास हाँ पेड जी। स्टाफ है। 72 लोगों का जो है, जो सारे ऑफिस को देखते हैं और एक प्रॉपर ऑफिस की तरह काम करते हैं। तो आपकी मैंने फ़ोटो देखी थी शीला जी के साथ, हाँ, जो शीला हमारे जी से दिल्ली मेरे के को 2001 में बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला था। 2001 में। 2001 में, हाँ तब जी। हमें केवल 3 साल ही हुए थे, हाँ, हाँ। और सोशल वहाँ पे जो है मुझे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला। पूरी उसके दिल्ली में से? हाँ, हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। कभी आप हमारे ऑफिस में आइए तो बहुत सील भरा हुआ है, कुछ-कुछ टूट गए, लेकिन अभी भी हमने, हाँ। लेकिन मैं अवार्ड पे ज़्यादा मतलब वो नहीं करता, क्योंकि अवार्ड कोई अप्रिशिएट करता है तो अच्छी बात है, उसका तो हम लोग ऑफ कोर्स आई पे माय सिंसियर थैंक्स फॉर माय कोर ऑफ हार्ट्स, बट मेरे हमारे संतुष्टि ये है कि मैं जब इंटरनली संतुष्ट होता हूँ, सर्टिफाई होता हूँ कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, कोई हमारे पास आया और अगर हम उससे फुलफिल कर सके। बहुत सारे लोग, अगर जैसे हमने बात की कि जब हम किसी सफ़र में चलते हैं और मकसद सही हो, तरीका सही हो,
तो सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आज हमारे पास बहुत अच्छी एक टीम है, डेडिकेटेड टीम है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपको मतलब कि पूरी एनजीओज़ को मॉरली है, फाइनेंशियली है, मतलब कि नॉलेज की है, टेक्नोलॉजी से है, सब तरीके से हेल्प करती हैं। ब्रांच दिल्ली में ही है, नहीं, दिल्ली से? हम लोग उत्तराखंड में भी हम लोगों ने काम किया है, बिहार में भी हम लोगों ने काम किया है और राजस्थान में भी हम लोगों ने काम किया है, लेकिन अभी हाल-फिलहाल हमारे जो चारों ऑफ़िस दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में ही है। हाँ, चारों ऑफ़िस दिल्ली में ही हैं हाँ, और हम ये कहना चाहते हैं कि बिकॉज़ हम लोग जो बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, दिल्ली, उत्तराखंड सब जगह लोग काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कभी भी किसी को अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, तो रावत एनजीओ से मोबाइल नंबर लेके हमसे आप संपर्क साध सकते हैं। हम जो भी अगर मान लें उस स्टेज में हम लोग काम नहीं करते हैं, तो हम कुछ न कुछ आपके एक मददगार की तरह हम आपका काम कर सकते हैं, मददगार की तरह हम आपको मदद पहुँचा सकते हैं या पहुँचवा सकते हैं। ये हमारा आपसे कोशिश रही हम लोगों की बिल्कुल। रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद रावत जी आपका थैंक यू वेरी कि मच गुरु। आपने अपना समय दिया अपना मेरे को निकाल कर, क्योंकि अब फ़ोन भी आपका बज रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन तो हाँ, बजता रहता और है। बाकी अगर थैंक यू। किसी का कोई सवाल होगा तो वो हाँ, आप उसमें आप अगर कमेंट कर दीजिएगा। आपका मैं नंबर और हाँ, एड्रेस आपका कमेंट्स लिखिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा हाँ, मैं कमेंट्स आपका। लिखिए और अब हमारे रावत एनजीओ करके भी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें हाँ, डायरेक्ट आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हर एक का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।